प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो इस साल का यानी कि 24 25 25 26 सत्र जो चल रहा है, तो आप ये भी समझते हैं कि सत्र लगभग आधा पूरा होने वाला है। तो अब आधा सत्र ही बचा है। बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो गई, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई, लगभग आधा सिलेबस पाठ्यक्रम सबका समाप्त हो गया। तो वैसे नियम ये है कि जो विद्यार्थी पर डे अपना होमवर्क पूरा कर लेता है, यानी कि अगर आपसे बात करें कि कंप्लीट स्टडी क्या है, तो कंप्लीट स्टडी पूरी पढ़ाई कहते हैं। आज क्या पढ़ाया गया है इसको पूरा कर लें, कल क्या पढ़ाया जाएगा इसको भी देखकर विद्यालय जाएं, ये एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है। फिर भी तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सामान्यतः बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तब वो जागते हैं। यद्यपि ये गलत प्रथा है, हमें रोज पढ़ाई ध्यान से करना चाहिए। तो इसका ध्यान दें, जब जागे तभी सवेरा, अब से शुरू करें। तो मैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.2 जो 5 अध्याय था समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी क्या है, उसके पदों को सामान्य रूप में कैसा लिखा जाता है, जनरल फॉर्म में कैसा लिखा जाता है, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। अब आगे प्रश्नावली 5.1 हो गया। 5.2 में शुरुआत होती है यहाँ से, एपी यानी समांतर श्रेणी का एनमा पद। इसको थोड़ा समझें कि एपी का एनमा पद क्या है। ठीक है, तो एनमा पद कहें तो अगर उदाहरण से समझें तो कोई एपी लिखी है 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो एन से मतलब है नंबर, संख्या। तो अगर कहा जाए कि इस एपी का तीसरा पद, तो 3 एक संख्या, तो एपी का एनवा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से एन का यहाँ मतलब है नंबर से, कि किस नंबर की एपी की, किस नंबर के एपी के किस नंबर के पद की बात हो रही है, वही है एनमा पद। जैसे एनमा पद, तो ये पहला पद है, इसको हम A1 कहते हैं, ये पहला पद है। ये A2 दूसरा पद है। ये 6 जो है ये A3 तीसरा पद है। ये A4 चौथा पद है। तो यहाँ जो 1 2 3 4 है, ये एन है, नंबर है, संख्या है। ये पहली है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो यही हो गया एनवा पद, माने किसी दी गई एपी का जो पद है वो किस नंबर का पद है, इसका मतलब है एनवा पद। ठीक है, तो एन से मतलब यहाँ नंबर है, किस नंबर के पद की बात हो रही है, तो ये एपी का एनवा पद है। अब आइए देखते हैं एक फार्मूला जो बना। ये फार्मूला होता है ए एन बराबर ए धान एन माइनस 1 इंटू डी गुणे डी। तो आप जानते हैं ए क्या है, पहला पद है, जनरल फॉर्म में हमने बताया। एन क्या है, नंबर। डी क्या है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बना कैसे, यहाँ थोड़ा सा ये आप समझिएगा। अब चलिए देखिए, जो पहला पद होता है, अब ये फार्मूला कैसे बना, जो पहला पद होता है उसको हम A1 कहते हैं, जनरल फॉर्म में ए कहते हैं। ठीक है, पहला पद। तो ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई, एक में एक जाएगा तो जीरो आएगा, जीरो का डी में गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। कुल मिला के
ए ही ये लिखा है, ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका a+1-1 d लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा पद, इसको कैसे लिख सकते हैं? दूसरा पद, तो दूसरा पद a2 कहते हैं, जनरल फॉर्म में a+d कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a धन 2-1 इंटू डी। देखें a धन 2 ऋण 1, 2 में 1 चला जाएगा, 1 आएगा, 1 का d में गुणा तो 1d। कुल मिला के ये जो लिखा है a+d ही लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए तीसरा पद, तीसरा पद जो है a3, इसको हम जनरल फॉर्म में a+2d लिख सकते हैं और इसको हम a+3-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब देखिएगा 3 में 1 चला गया, 2 आ जाएगा, 2d। ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब आ जाइए चौथा पद, चौथे पद को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? a4 = a+3d, इसका मतलब होगा a+4-1 इंटू डी। अब इस क्रम को आप देखें, 1 2 3 4, ये क्रमशः संख्याएं लिखी हैं। तो इसी 1 2 3 4 को अगर हम 1 2 3 4 को हम क्या मान ले? n मान ले, तब ये लिखा जा सकता है इधर a1 a2 a3 a4। तो हम इस नंबर को क्या मान ले? n मान ले। इस नंबर को हम क्या मान ले? n मान ले। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, an बराबर a+n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला बन गया। अब देखिएगा a1 a2 a3 a4, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तो e 1 2 3 4 क्या है? नंबर है। तो अगर हम an नंबर के स्थान पर n लिख दें और इधर नंबर के स्थान पर n लिख दें, तो हमको एक ये फार्मूला मिल गया, क्या? an = a+n-1 इंटू डी। तो ये क्या ज्ञात करने का फार्मूला बन गया? किसी पर्टिकुलर पद का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो an = a+n-1 इंटू डी हम फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे a4, n हमने लिया 4, तो a4 बराबर a धन 4-1 इंटू डी। तो a4 बराबर a धन 4 में 1 गया तो 3d। तो चौथे पद को हम जनरल फॉर्म में a+d लिखते हैं। ठीक है, वही चीज आ गई। कुल मिला के कहने का मतलब ये जो फार्मूला है ये किसी एपी के किसी पर्टिकुलर नंबर के पद का मान ज्ञात करने का ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ an से क्या मतलब है? इस किसी नंबर के पद का an मान है। a क्या है? पहला पद है। n क्या है? नंबर है, किस नंबर का वो पद है। d क्या है? उसका अंतर है। अब आइए इसको प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, बात और स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पहले प्रश्न में 5.2 के पहले प्रश्न में 5.2 के पहले प्रश्न में एक सारणी दी गई है। प्रश्न 1 में एक सारणी दी गई है जिस सारणी को हमें पूरा करना है। अब देखिएगा उस सारणी में a दिया है, an दिया है, b दिया है और n दिया है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP माने समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सारवंतर d
और nवां पद और an है, ठीक है। तो अब सारणी में आप पहले नंबर में, सारणी में आप पहला नंबर का जो दिया है उसमें देखें भाई, ए क्या दिया है, ए बराबर 7 दिया है, ठीक है। डी क्या दिया है, डी 3 दिया है, और एन क्या दिया है, 8 दिया है। ए एन हमें ज्ञात करना है। सारणी में देख रहे हैं पहले नंबर में ए 7 दिया है, डी 3 दिया है, एन 8 दिया है, ए एन हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि ए एन इजकल टू ए धन एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए एन क्या है, 8 है, तो ए 8 बराबर ए क्या है, 7 दिया है, ये यहाँ ए बराबर 7 है, 7 धन एन क्या है, 8 है, ऋण 1, डी क्या है, 3 है। इसी को सॉल्व कर दें तो ए 8 यानी 8वें नंबर के पद की वैल्यू, ए 8 का मतलब है 8वें नंबर के पद की वैल्यू बराबर 7 धन 8 में 1 चला गया, 7 आया, तो 7 गुणे 3, तो ए 8 बराबर क्या हो गया, 7 धन 21, तो ए 8 माने 8वें नंबर का पद 21 7 28 हो गया। तो कुल मिला के पहले सवाल के पहले नंबर में जो एन के नीचे रिक्त है वहां पर होगा क्या, 28। इसी तरह से इसको लगाएंगे। अब दूसरे में क्या दिया है मेरे भाई, दूसरे में ए दिया, दूसरा देख लें। तो दूसरे में ए बराबर क्या दिया है, ऋण 18, ठीक है। डी नहीं दिया, तो डी बराबर पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। एन 10 दिया, एन क्या दिया है, 10 दिया, इसको ऐसे कर देते हैं। और ए एन 0 दिया, ए एन क्या दिया है, 0 दिया, ठीक। तो चूंकि यहां हल करेंगे तो चूंकि ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू डी गुणे डी, तो ए एन कितना है, 0 बराबर ए कितना है, ऋण 18 धन एन कितना है, 10 ऋण 1, और डी कितना है वही फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखें इधर 0 है, ऋण 18 इधर आया, तो ये हो गया 18 बराबर 0, तो 0 है, कोई उसकी वैल्यू नहीं। ये ऋण था बराबर के इधर आया तो 18 हो गया, और ये 10 में 1 चला गया तो 9 डी हो गया। तो हम 18/9 बराबर डी लिख सकते हैं, तो 9 दूनी 18 यानी डी बराबर यहाँ पर हो गया 2। ये दूसरे में जो ब्लैंक है प्रश्न क्रमांक 1 में, दूसरे में जो डी के नीचे रिक्त है वहां पर आएगा डी बराबर 2, समझ गए। एक इसका और बता देते हैं चौथा नंबर, ठीक है। इसका चौथा नंबर देख लीजिए, बाकी आप अब इसी तरह से कर सकते हैं, जो वो सारणी दी गई है उसको आप जहां रिक्त है भर सकते हैं, सिर्फ फार्मूला यही लगेगा क्या, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले का चौथा आपको समझा रहा हूं, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा में क्या दिया है, चौथा में ए दिया है ऋण 18.9, ए बराबर ऋण 18.9 दिया, फिर डी बराबर 2.5 दिया, डी बराबर 2.5 दिया, और एन पूछा, एन बराबर क्या, क्या का चिन्ह लगा ले, और ए एन बराबर दिया है 3.6, ए एन बराबर 3.6। तो फार्मूला वही ज्ञात करना है, यहाँ एन बराबर क्या होगा। तो चूंकि ए एन बराबर
ए धन एन ऋण 1 गुणे डी। तो जो यहाँ 4 है, एक एन है, ए है, एन है, डी है, इन 4 में से 3 दिया, एन नहीं दिया है, तो एन क्या दिया है 3.6, तो एन के स्थान पर 3.6 बराबर ए के स्थान पर ऋण 18.9 धन एन नहीं दिया है तो एन ऋण 1 और डी दिया है 2.5। एन यहाँ ज्ञात करना। अब मेरे भाई देखिए ये इधर आएगा तो धन में हो जाएगा, पक्षांतर हो गया 3.6, ये ऋण इधर आया तो धन 18.9 बराबर एन ऋण 1 गुणे 2.5। ठीक है, अब ये जुड़ जाएंगे दोनों तो 9 6 15, ये दशमलव, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, 22.5 आ गया यहाँ पर बराबर ये एन ऋण 1 और ये 2.5। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम ऐसा करेंगे कि इसको इधर लिख लें, उसको पूरा उधर जाने दें। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है 18.9 है, 2.5, 3.6। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या एन ऋण 1 2.5 गुणे में है बराबर y.5। वैसा भी लिखा रहता कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ी सुविधा हो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 2.5 एन ऋण 2.5 का 1 में गुणा तो 2.5 बराबर 22.5। अब ये उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा तो 2.5 एन बराबर 22.5 धन 2.5। ठीक है, अब ये देखिए 22 2 24 1 25 हो जाएगा तो 2.5 बराबर 25.0। अब ये जोड़ना तो आपको आता होगा, ये 5 5 10 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया और ये 2 हो गया, 0.1 अंक बाद लगना था इसलिए 25 हो गया और यहाँ n है तो अब ये n बराबर आपका हो गया 25/2.5। ठीक है, अब ये इधर 25 है, इधर 2.5 है तो ऊपर एक हम 0 रख लें तो ये हट गया, ये 25 दाहम 250 तो यहाँ n बराबर आ गया आपका 10, n बराबर 10 हो गया। तो ये छोटा सा सवाल था, इसको मैंने थोड़ा फैला कर लिखा था जिससे आपके बात समझ में आए। इसको क्रमशः मैंने करा 2.5 में n का गुणा किया तो 2.5 n, 2.5 में ऋण 1 का गुणा किया तो ऋण 2.5 बराबर में ये है। अब इसको हमने उधर पक्षांतर कर दिया तो ये धन 2.5 हो गया, इनको हमने जोड़ा तो ये 25 हो गया, ये 2.5 n तो n बराबर 25 बटे ये 2.5। अब उसको काट दिए, पूर्णांक बना लिए, दशमलव हट गया इसका, इधर 0, 25 दाम 250, n बराबर 10 हो गया। बात समझ में आई, सरल है एपी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। एक तरफ से आप प्रश्न देखिए प्लीज, इसको ईमानदारी से करिएगा, बिल्कुल सरल है और बड़ा मजा आएगा आप करेंगे तो। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ है। प्रश्न 2,
क्या कहा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो दो का पहला, प्रश्न क्रमांक दो का पहला कहता है एपी 10 7 4, एपी माने समांतर श्रेणी क्या 10 7 4 का 30वां पद निम्नलिखित में से कौन है। ए में दिया 97, बी में 77, सी में ऋण 77 और डी में ऋण 87। तो एक एपी दी गई है जिसके 30वें पद का मान ज्ञात करना है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहां लिखेंगे दिया है ए बराबर क्या दिया है 10 और डी बराबर क्या दिया है। अब देखें A2 माइनस A1 यानी 7 ऋण 10, तो डी बराबर आपका आ गया ऋण 3। ठीक है, तो A10 है, डी ऋण 3 है। अतः 30वां पद A30, 30वां पद बराबर क्या होगा A धन 29 डी। इसको ऐसा लिखेंगे जनरल फॉर्म में, A30 को जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो डी ये एक कम हो जाता है, A धन 29 डी। ठीक है, इसको हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ही बात है, एन यहाँ 30 है, 30 में एक चला जाएगा तो 29 डी होगा, यही सीधी सी बात है। ठीक है, तो A30 बराबर 30वां पद बराबर ए क्या है 10 है धन 29, डी क्या है ऋण 3, डी का हमने मान रख दिया। तो अब ये क्या हो गया A30 बराबर हो गया 10 धन ऋण का गुणा ऋण 3×9 = 27, 3 दूनी 6, 2 8, यानी A30 हो गया आपका ऋण 77। ये ऋण 77 आ गया, 10 में 87 चला गया तो ऋण 77 आ गया, यानी कि सी नंबर प्रश्न क्रमांक 2 का पहला का सी नंबर सही। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे को देख लें, दूसरे में कौन सही होगा। अब ये देखते जाइएगा, प्लीज इसको क्रम से देखते जाइएगा, तभी आगे सवाल करने में मजा आएगा, है ना। एक एपी दी गई है जिसका 30वां पद ज्ञात करना था, तो दी गई एपी के अनुसार उस एपी का 30वां पद ऋण 77 हुआ, यानी कि सी वाला नंबर सही है। सी में जो दिया है वो सही है, सी में दिया है ऋण 77। अब देख लें दूसरा का दूसरा हम लगाएं, यहाँ एपी दी है, ये एपी दी है, एपी में क्या दिया, पहला पद है ऋण 3, दूसरा पद है ऋण 1/2, ऋण 1/2 और तीसरा पद है आपका 2। फिर कहता है का 11वां पद वो एनमा माने 11वां, एन माने नंबर पद। तो प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरे में एक एपी दी गई है जिसका 11वां पद पूछ रहा है मेरे भाई, तो वही हल करेंगे। तो नियम वही है, लिखेंगे क्या दिया है मेरे भाई बाबू, यहाँ क्या दिया है ए बराबर ऋण 3 दिया, ये पहला पद ए बराबर ऋण 3 और डी बराबर जैसा कहते हैं ना A1 A2 A3, तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर क्या हुआ A2 क्या है ऋण 1/2, A2 है A1 मतलब दूसरा पद, A1 माने पहला पद, तो A2 माइनस A1 क्या है ऋण 3 है, ऋण 3 है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये डी बराबर ऋण 1/2 और ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये 3 हो गया।
तो कुल मिला के डी क्या हो गया, अगर आप भिन्न जानते हैं तो 2/6 ऋण 1 धन 6/2 तो बराबर हो गया 6 में 1 गया तो 5/2 हो गया। यानी डी क्या आया आपका 5/2, ये डी आया और ए ये दिया गया। 11वां पद इसका ज्ञात करना है। अब मेरे भाई ये चीज समझना बहुत जरूरी है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ भिन्न है। 3/1 करके लघुत्तम ले, चाहे 2/6 ऋण 1 धन 2/6 पूरे का बटे 2, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 धनात्मक है, 1 ऋणात्मक है, 6 में 1 चला गया, 5 आया, ये 2 नीचे है, तो डी कितना आया 5/2। ठीक है, तो अब क्या पूछा है का 11वां पद, तो A11 इजकल टू A+10D। अब हमको ए ज्ञात है, ए क्या है ऋण 3 धन 10, डी क्या है 5/2। 2 से ये 10 कट गया, 2 पंचे 10, 5 पचम 25, ऋण 3 धन 25, तो 25 में 3 चला गया तो आपका आ गया 22। 11वां पद क्या आ गया मेरे भाई, प्रश्न क्रमांक 2 के दूसरे में 11वां पद आ गया 22, यानी बी नंबर सही है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात ये है, ये आपसे भिन्न आना चाहिए। ठीक है, भिन्न के लिए वैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, एक भिन्न के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ किसी दिन, तो वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इसको समझ गए। तो इस तरह से दो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला दूसरा मैंने आपको बता दिया, एक में 22 सही है और एक में ऋण 77 सही। आइए इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 में एपी दी गई है, बीच के पद उसके गैप हैं, वहां आयत बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 में चलिए दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न क्रमांक 3 का ये पहला नंबर क्या दिया है, एपी दी गई है 2 पहला पद है, फिर ये बॉक्स दिया गया है, ये खाली है, तो मैंने दूसरा पद क्या हो गया, क्या होगा, ये 26 दिया है, 3 पद, ये पहला दूसरा तीसरा, दूसरा ज्ञात करना। तो दूसरा ज्ञात करेंगे कैसे, हल जब करेंगे तो यहां लिखेंगे दिया है क्या a बराबर 2 तथा ये तीसरा पद है, यानी A3 बराबर 26 दिया, पहला दूसरा तीसरा, A3 तीसरा पद 26 दिया। इसको हम लिख सकते हैं A3 को जनरल फॉर्म में A+2D बराबर 26। समझिएगा, A3 को A+2D लिख सकते हैं बराबर ये 26। अब देखें यहाँ A धन 2D बराबर 26 है, A बराबर 2 है, तो इसी A के मान को समीकरण, इसको 2 समीकरण मान लें, समीकरण 2 में रखने पर ए के मान को समीकरण 2 में रखने पर ए का मान क्या है 2 है, समीकरण 2 ये है, क्या है समीकरण 2, ए धन 2D बराबर 26, ए का मान यहाँ 2 है, यहीं पर रख दें तो 2 धन 2D बराबर 26, तो 2D बराबर 26 ऋण 2, 26 ऋण 2 क्या, ये 2 बराबर के उधर गया तो ऋण में हो गया, तो 2D बराबर आपका हो गया क्या, 26 में 2 गया 24, तो D बराबर हो गया 24/2, तो आ गया 12, तो D बराबर क्या हो गया 12 हो गया। ए बराबर क्या है
2 है। डी बराबर क्या आ गया 12। ज्ञात क्या करना है दूसरा पद, यहाँ लिख सकते हैं अतः दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं A2 बराबर A धन D। तो A2 दूसरा पद, A कितना है 2, D कितना है 12, ये A2 है, A2 है, D ये 12 है, दूसरे पद को A धन D लिखते हैं। तो ये दूसरा पद आपका क्या आ गया 14, यानी जो बॉक्स खाली था यहाँ पर होगा 14। तो ये मैं थोड़ा विस्तृत आपको समझाता हूँ किस प्रकार से ए दिया है, फिर ये तीसरा पद दिया है जिसको ए धन 2D हम लिख सकते हैं, ए धन 2D। A3 को A3 26 दिया है, A3 को हम ए धन 2D लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, बराबर 26 ये दूसरा समीकरण मान ली। इसी दूसरे समीकरण में हमने ए का मान रख दिया यहाँ पर, ये दूसरा समीकरण था, ए का हमने 2 मान रख दिया, डी बराबर यहाँ पर 12 आया। अब ये दूसरा पद है A2 जनरल फॉर्म में A प्लस डी रखते हैं, बस सिंपल सी बात है, इसी तरह हम कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो इसी तरह से हम इन सवालों को करेंगे। अब जैसे दूसरा आप देख लें, प्रश्न क्रमांक 3 का, इसको मैं मिटा दूं, देख लीजिएगा, सरल है लेकिन इतना सरल नहीं है मेरे भाई कि इसको बिना ईमानदारी से समझे आप करते चले जाएंगे। इसको ईमानदारी से करिएगा, समझिएगा, जो ना समझ में आएगा उसको बताइएगा। मैं मिटा देता हूं। अब देखें प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा क्वेश्चन, तरीका यही है। अब उसमें हमको क्या है, हमको ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैं जब 2 चर वाली रैखिक समीकरण बता रहा था तो उसमें जो विलोपन प्रतिस्थापन विधि थी मैंने कहा था उसको बहुत ईमानदारी से समझना है। अब उसका यहाँ रोल है। प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा देखें, पहले ये वाक्स बना है, पहला पद वाक्स, फिर दूसरा 13, फिर तीसरा वाक्स, और ये चौथा पद क्या है 3। इन वाक्सों को भरना है। तो पहला ये ए है, ए ज्ञात करना है, ये तीसरा पद है माने A प्लस 2D, ठीक है। तो दिया है, हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है A2 बराबर 13। तो A2 को जनरल फॉर्म में A प्लस डी बराबर 13, ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। ये चौथा पद दिया है अर्थात A4 बराबर 3 दिया है, तो इसको A4 को हम लिख सकते हैं A धन 3D बराबर 3, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने, समीकरण 1 तथा 2 का हल अब नीचे लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ए धन डी बराबर 13, तो पहला समीकरण हो गया, समझिएगा। ए प्लस 3D, ए प्लस 3D बराबर 3 हो गया, ये दूसरा समीकरण। इस मैं लगा रहा हूं विलोपन विधि, तो विलोपन विधि यहाँ घटाने पर, अब ध्यान करिए विलोपन विधि आपको ध्यान होनी चाहिए, घटाने पर, तो घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, ये ए ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक कट गए। डी में 3D, चूंकि 3D ऋणात्मक हो तो डी में 3D जाएगा तो ऋण 2D आया, बराबर 13 में 3 ऋणात्मक हो गया तो 10 हो गया, ठीक है। 13 में 3 गया तो 10 आ गया, तो डी बराबर हो गया आपका 10 बटे ऋण 2, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ डी आपका आ गया ऋण 5, डी क्या आ गया ऋण 5 आ गया। अब डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, डी के मान को समीकरण
एक में रखने पर, पूरा वही विलोपन विधि चल रही। डी का मान क्या आया? डी का मान आपका आया ऋण 5। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं डी का मान। समीकरण 1 है ए धन डी बराबर 13। डी का मान क्या आया? ए धन ऋण 5 बराबर 13। तो ए धन ऋण का ऋण 5 बराबर 13, तो ए बराबर 13, ये ऋण है उधर गया तो धन में हो गया 5, ए बराबर आ गया 18। तो पहला वाक्य, पहला पद, तो पहला पद के स्थान पर 18, दूसरा तीसरा, अतः तीसरा पद A3 बराबर क्या होगा? A3 बराबर A प्लस 2D हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो A प्लस 2D, तो A3, अब A प्लस ए क्या है? यहाँ 18 है, धन 2D क्या है? ऋण 5 है, तो A3 आपका कितना आ गया? 18। ये धन ऋण का गुणा ऋण 10, तो A3 आपका आ गया 18 में 10 गया 8, तो A3 आ गया 8। ए आ गया था आपका 18, और ये तीसरा पद आपका आ गया 8। तो यहाँ होगा उत्तर बराबर, आप लिख सकते हैं उत्तर बराबर 18 और 8। पहले वाक्य में 18, तीसरा ये जो दूसरा वाक्य है लेकिन तीसरा पद है, तो यहाँ आ गया 8। इस प्रकार से इनको हम हल करेंगे। ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं, चाहे प्रश्न क्रमांक तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे 5वां हो, इसमें दो चीज दी गई है, दो समीकरण बन जाएंगे, और उन दो समीकरणों से चाहे हम विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से हम AD का मान ज्ञात कर लेंगे। AD का मान ज्ञात हो गया तो फिर हम किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मैं और आपको समझाता हूं, तीसरा समझाता हूं, क्योंकि यहाँ 9 सही 1/2 दिया है। थोड़ा बच्चे जो भिन्न देखते हैं तो घबराते हैं, तो इसलिए मैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब ये प्रश्न छोटे छोटे जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, लेकिन पुनः मैं आपको कहूँ बेटा इसका अभ्यास करिएगा। गणित में अभ्यास बहुत जरूरी, वैसे अभ्यास मेरे भाई साहब पढ़ाई में तमाम जरूरी है। ठीक है, चाहे गणित हो चाहे अन्य सब्जेक्ट हो। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा क्या दिया है? पहला दिया है टर्म, पहला पद 5, फिर 2 कंटिन्यू वाक्स, यानी तीसरा चौथा ज्ञात करना है, दूसरा तीसरा, और चौथा दिया है 9 सही 1/2। तो हल जब करेंगे तो वही लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? तो दिया है A बराबर 5। ठीक है, पहला पद A बराबर 5 दिया। अब ये 1 2 3 4, ये चौथा पद A4 बराबर होता है A धन 3D। ठीक है, तो चौथा पद ये क्या दिया है? ये दिया है, तो इसको हम ऐसे, अब इसको ऐसा लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज। A4 क्या दिया है? 9 होल 1/2। A4 1 2 3 4, यानी चौथा पद का मान दिया है 9 सही 1/2। A4 को हम जनरल फॉर्म में A धन 3D बराबर 2 9 18 1 19/2 लिख सकते हैं ऐसा। अतः इसको समीकरण 2 मान लें। अतः समीकरण 2 में A का मान रखने पर, A का मान
रखने पर, ए का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है ए धन 3d बराबर 19/2। ठीक है, ए बराबर 5 दिया है, इसी में मान हम रख दे नीचे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए 5 धन 3d बराबर 19/2। ये हो गया 3d बराबर 19/2, 5 उधर गया बराबर के, तो ऋण हो गया 5। अब यहाँ देखें 5/1 करें। अब मैं थोड़ा फिर आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ 19/2 में हमको 5 घटाना है। इधर देख लें, 19/2 में हमें 5 घटाना है, तो 5 को 5/1 कर लें, तो 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं। नियम ये है, नीचे नीचे का हम लेते हैं एलसीएम, ये आया 2। समझिएगा, मैं इसको घटाना आपको बता रहा हूं, भिन्न का घटाना। 2 इसका हर का लघुत्तम समापवर्तक 2 है। अब इस 2 को इस 2 से हम भाग देंगे, 2 को 2 से हमने भाग दिया, 2 1 कम 2, ये जो भागफल था 1 आया। इसी भागफल को अंश से हम गुणा करेंगे, तो 19 एकन्नम 19, ये ऋण। अब देखिए इस 2 को हम 1 से भाग देंगे, 2 को जब हम 1 से भाग देंगे, 1 दुक्का 2, ये भागफल 2 आया। भागफल को हम ऊपर वाले से गुणा करते हैं अंश से, तो 2 पंचे 10, तो आया क्या? 19 में 10 चले गए, 9/2, 19 में 10 गए, यानी कि 19/2 में हमने 5 घटाया, तो आया 9/2। इसी चीज को आप सिर्फ अगर 2 लिखे हैं तो ऐसा भी 2 लिखे हैं, इसका मतलब 19/2 ऋण 5 लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 19 ये लिख लें, और 2 पंचे 10 ऋण 10 लिख लें, पूरे का बट्टे ये 2 लिख दें, तो 19 में 10 गए तो 9/2 आ गया। बात समझ में आई? 9/2, तो 3d बराबर 9/2, तो d बराबर हो गया 9/2 के बटे 3। अब 3 पलट जाएगा, तो d बराबर आपका हो गया, क्योंकि 9/2 भागे 3 है, तो जब गुणा में जाएगा तो 9/2 गुणे 3 है, उल्टा हो जाएगा 1/3, ये 3 त्रिकाय 9, यानी डी आपका आ गया 3/2, ये डी आ गया 3/2। अब दूसरा पद, अब उत्तर की बात करें, इधर देख लें, तो दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है जनरल फॉर्म में? A2 A धन D, तो A2 बराबर A कितना है मेरे भाई? 5, धन D कितना है? 3/2। अब वही नियम जो मैंने बताया था, 2 पंचे 10, 3 13/2, तो A2 हो गया 13/2। देखें 2 पंचे 10, 3 13/2, ये A2 हो गया। अब A3 तीसरा पद, A3 बराबर A + 2D, तो A3 बराबर हो गया, A कितना है? 5, धन 2D कितना है? 3/2, ये 2 से 2 कट गया, तो 5 3 8, तो A3 बराबर कितना हो गया? 8। यानी उत्तर बराबर इसका क्या हो गया? उत्तर बराबर हो गया 13/2, एक जो बॉक्स था यहाँ 13/2 होगा, और फिर तीसरे नंबर में होगा 8। ये आपका हो गया उत्तर। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से हम करते चलेंगे तो ये सारे सवाल एकदम सरल है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहूं ध्यान देना पड़ेगा भाई, ऐसे दाल भात नहीं कि गपर गपर खा लेंगे, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। मिटा दूं इसको, तो यहाँ पर आपने देखा क्या होगा? 13/2, और यहाँ पर क्या होगा? 8 होगा। आइए मिटा देते हैं, चलते हैं प्रश्न क्रमांक
4 में। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4। अब प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अंतर है। अब ये प्रश्न क्रमांक 3 के सारे सवाल एक जैसे चल रहे थे, सिर्फ हमको विलोपन प्रतिस्थापन पर थोड़ा ध्यान करना था। उसी प्रश्न क्रमांक 4 कहता है एपी, ये प्रश्न 4 कहता है एपी, एपी क्या है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। अब यहाँ ये समझिएगा, ये एपी दी गई है, इस एपी का ये 78 किस नंबर का पद होगा, किस नंबर का मतलब हो गया कि यहाँ n पूछा गया। ठीक है, दिया है, जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या पूछा गया, n, यानी कि इस एपी का 78 जो है वो किस नंबर का पद होगा, किस नंबर का टर्न होगा। तो हल दिया है, यहाँ दिया है, लिख लें, क्या दिया है मेरे भाई, a बराबर 3 दिया है और d बराबर दिया नहीं, हल करेंगे क्या, a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 कितना है 8 माइनस a1 3 है, 8 माइनस 3, तो d आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और an आपका दिया है 78, an किसी नंबर के पद का ये वैल्यू है, 78 क्या है, किसी नंबर, अब नंबर अननोन है, वही नंबर तो ज्ञात करना है, किसी नंबर का मान है 78, इस एपी के किसी नंबर के पद का मान है 78। अब वही नंबर ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, n बराबर क्या है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो an का मान क्या दिया है 78, तो यहाँ हम लिख दें 78 बराबर a कितना है 3 है, धन n नहीं पता है n माइनस 1, और d कितना है मेरे भाई 5, ये 5 आ गया। अब इसमें n भर बचा है, आ जाएगा। ठीक है, तो ये 78 ऋण 3, 78 ऋण 3, 3 बराबर के इधर आ गया तो ऋण हो गया। अब ये n माइनस 1 5, 78 में 3 चला गया, 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 इसके नीचे चला आएगा, तो 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1। अब ये 75 कट जाएगा। ठीक है, 15 50 75 होता है। ठीक है, तो आया क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 1 इजकल टू 15। ठीक है, n माइनस 1 बराबर 15, ऐसे लिख लिए। ये n बराबर हो गया 15 धन 1, तो n बराबर आपका हो गया 16, ये आपका उत्तर हो गया, या ना गया, यानी कि 78 इस एपी का 16वां पद है। ठीक है, 78 इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो 78 क्या है, इस एपी का 16वां पद, n 16 आ गया, इस एपी का 16वां पद 78 है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं बंधु, 16वां पद क्या लिखेंगे, a धन 15 डी, 16वां पद a धन 15 डी लिखेंगे। अब a क्या है, ये है 3 और डी क्या है 5, ए धन 15 गुणे 5, तो 3 धन 15 50 75, 75 3 78। कह तो रहा हूं कि ये
ए 16वां पद ए धन 15D लिखा जाता, तो ए 16वां ए 16 क्या आया 78 आया। ये उत्तर की जांच हो गई, तो बात समझ में आती होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब प्रश्न क्रमांक 5 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद हैं माने n ज्ञात करना है, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखिएगा, ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल साधारण है। तो बाबू इसको हम मिटा देते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है कि एक एपी दी गई है, उसका अंतिम पद दिया गया, ठीक है। प्रश्न 5 जल्दी में तो नहीं लग रहा है आपको। पहला क्या दिया है भाई, 7 13, पहला का पहला मतलब प्रश्न क्रमांक 5 का पहला 7 13 19, अब फिर डॉट 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 करके 205, 205 इसका अंतिम पद है, ठीक है। यानी कि अगर इस एपी के पद का हम नंबर जान जाए कि किस नंबर पर है, तो कुल हम एपी का पद जान जाएंगे कि इस एपी में कितने पद है, ठीक है। यहां से शुरू हुई, फिर डॉट डॉट करके लास्ट पद है, तो ये किस नंबर पर है अगर हम ये जान जाएं तो इस एपी में कितने पद हैं हम ये जान जाएंगे। तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो यही लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, 7 13 19 ये एपी है, डॉट डॉट जिसका अंतिम पद 205 है, तो बताना है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, तो n बताना, ठीक है। तो आइए देखते हैं दिया है, क्या दिया है भाई, यहां दिया है a बराबर 7 और d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर आपका a2 है 13 माइनस a1 है 7, पहला पद, तो d बराबर आपका क्या होगा 7 6 13, d आ गया 6, ठीक है। और यहाँ एक चीज और दिया है, an बराबर 205 दिया है, अंतिम पद an भी कहते हैं l भी कहते हैं, अंतिम लास्ट टर्म, और an से मतलब है 205 एपी का एक पद है, ये अंतिम पद है। अगर इसका हम नंबर जान जाए कि ये किस नंबर पर है, तो शुरू तो यहां से हुआ 1 2 3 फिर ये लास्ट नंबर, तो इस एपी में कुल कितने पद हैं हमको पता लग जाएगा। अतः क्योंकि an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब an क्या है 205, ये 205 बराबर a क्या है, a है 7, ये a बराबर 7, धन n हमको ज्ञात करना है और d क्या है 6, ठीक है। तो 205 ऋण 7, ये 7 बराबर के इधर था, इधर आया तो ऋण हो गया क्योंकि ये धन था, बराबर n ऋण 1 गुणे 6, ठीक है। तो अब ये 7 इसमें घट गया तो 15 में 7 चले गए, 8 7 15, तो ये 8 ये 9 ये 1 बराबर n माइनस 1, ठीक है। 8 7 15 तो 205 हो जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं, चाहे तो 6 का इसमें गुणा कर दें फिर पक्षांतर करें, चाहे 6 को सीधे इसके नीचे आने दें, यानी 198 बटे 6 बराबर n ऋण 1, ऐसा भी। ये 6 का पूरे में गुणा है इसलिए 6 इसके नीचे आ गया, 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। ये 198 6 से कट गया, 6 3 18, 6 3 18, यानी कि हुआ क्या, क्या हुआ n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर हो गया 33 धन 1,
तो n बराबर आपका हो गया 34। एनी इस एपी में, ये उत्तर हो गया आपका। इस एपी में कुल कितने पद हैं भाई? n, 34 पद हैं। n माने नंबर। इस एपी में कुल 34 पद है। ठीक है। an का मान था यहाँ पर 205, हमने लिख दिया। an बराबर a है यहाँ पर 7, हमने लिख दिया। फिर n माइनस 1 n ज्ञात करना है। d हमने निकाला था यहाँ 6, 7 6 13, तो ये d लिख दिया मान। अब हमने इसको पक्षांतर कर दिया, 205 ऋण 7 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो 205 में 7 घटा 198 आ गया। ये 6 गुणे में है नीचे, 6 18, 6 18, 33 1 34, तो n बराबर 34 हो गया। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा देख। दूसरा क्या? दूसरे में 18, 15 सही, 1/2, फिर 13, फिर डॉट 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 ऋण 47, यानी अंतिम पर दिया है 47 दिया। जब हल करेंगे यहाँ तो लिखेंगे दिया है a बराबर 18, ये पहला पद 18 दिया है। ठीक है। अब d बराबर होता है a2 माइनस a1। ये समझ में आता होगा। a2 दूसरा पद, a1 पहला पद, दूसरे पद में पहला पद हम घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा, चाहे तीसरे में दूसरा घटाएंगे तब भी वही अंतर आएगा। क्योंकि इसको AP कहा गया है, तो हम एक जगह घटा लें, हमको सार्वंतर कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा। तो d बराबर a2 ऋण a1। तो d बराबर a2 क्या है? 15 दूना 30, 31/2 ऋण 18, a1 18। अब यहाँ एक चीज और है, यहाँ हम लिख दें an बराबर दिया है ऋण 47, इसको लिख लिए। a बराबर दिया है 18, an बराबर दिया है ऋण 47, d हम ज्ञात कर रहे हैं a2 माइनस a1, a2 ये माइनस a1 ये, तो 18 दूना 36, यानी कि d बराबर आपका हो गया 31 ऋण 36/2 बराबर। अब 31 छोटी संख्या है, 36 बड़ी संख्या है, तो ऋण 5, 36 में 31 ऋण 5/2, डी कितना आ गया? ऋण 5/2 आ गया। ठीक है। अतः क्योंकि an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो an ऋण 47, ऋण 47 बराबर a कितना है? 18 है, ये 18 धन n तो हमें ज्ञात करना है, और d कितना है? ऋण 5/2। ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये ऋण 47 ऋण 18 धन में था, बराबर की इधर आया तो ऋण में हो गया, और n माइनस 1 इंटू ऋण 5/2। अब इसको जोड़ लें हम, तो 8 7 15, 4 1 5 1 6, ये ऋण बराबर n ऋण 1 और ये ऋण 5/2। अब ये 5/2 इस पूरे में गुणा है, तो इसके नीचे जाएगा तो पलट जाएगा। ऋण 5/2 है तो 2 ऋण 5 हो जाएगा। तब हम लिखेंगे ऋण 65 गुणे ऋण 65 ऋण 5/2 है, इसके पास नीचे जाएगा तो फिर गुणे में होगा, भागे में तो गुणे उल्टा होता है भागे, तो हो जाएगा 2/ऋण 5 बराबर n ऋण 1। ये बात तो समझ में आती होगी। क्योंकि n-1 का इसमें गुणा पूरे में, तो ये गुणा है, तो ये नीचे ऋण 65 के नीचे आएगा, तो चूंकि ऋण 5/2 है तो गुणे में 2/ऋण 5 हो जाएगा। अब 13 × 5 = 65, 13 ×
65 होता है, और ये 13 दूना 26 हो गया। तो कुल मिला के क्या आया, 26 बराबर n ऋण 1। तो ऋण 1 इधर आया, तो 26 धन 1 बराबर n, यानी कि n बराबर क्या आ गया बंधु, 27। इस एपी में उत्तर 27 आ गया। इस एपी में कुल कितने पद हैं, 27 पद है। बस ऐसे सॉल्व कर ली। बड़े मजेदार, बड़े मजा देने वाले क्वेश्चन हैं, बड़े सरल हैं। लेकिन फिर कहूं, मैं बार बार कहता हूं, कुछ चीजें आप देखते होंगे बार, इसको हम बड़े ईमानदारी से एक एक स्टेप समझेंगे। हमसे भिन्न आना चाहिए, ठीक है, हमसे लघुत्तम आना चाहिए, लघुत्तम समाप्त वर्ग तक जोड़ घटाना तो प्राथमिक चीज है, तो ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं 5.2 के 5 प्रश्न आपके सामने रख दिया हूं। इसमें हो सकता है हमको 3 वीडियो बनाना पड़े। ये 5.2 का पहला वीडियो है, फिर एक में और क्वेश्चन, फिर एक, इसमें 3 वीडियो मैं बनाऊंगा। नहीं फिर बहुत ज्यादा समय हो जाता है, आप भी बोर होंगे और फिर मजा नहीं आता है ना। 1 घंटे हो गए हो लगभग। प्लीज मेरा आपसे विशेष आग्रह है, आप वीडियो देखें, आपके समझ में आता है तो इन वीडियो को अपने मित्रों को आप भेजें, उनको भी कहें कि ये हमारे समझ में आ रहा है, आप पढ़ लें। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें जहां आप कंफ्यूज हैं, आप निश्चित रूप से कमेंट्स में लिखें, मैं उसको देखूंगा तो आपको रिप्लाई करूंगा। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरी कोशिश यही है कि हिंदी मीडियम का वह बच्चा जो किसी कारणवश उसको गणित कोई बता नहीं पा रहा है, उसको सुविधा नहीं है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं उस बच्चे के पास अपनी बात भेजूं जिस बच्चे के पास पढ़ने की सुविधा नहीं है। फिर मैं ये नहीं कहता हूं कि जिसके पास सुविधा है वो इसको ना देखे, जरूर देखे। अगर वो बच्चा अच्छे से पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, मेरे पढ़ाने में कोई त्रुटि हो रही, तो वो बच्चा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखे, बताए कि मेरे पढ़ाने का ये तरीका है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या मैं कंफ्यूज हो, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहता मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँचे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे वीडियो को अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ अपने साथी को भी भेजें, इसका लाभ उसे भी मिले। आज बस इतना ही। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।